उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब कैसे पोजीशन करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग गौतम जी। देखिए, पहला सवाल तो ये मॉर्निंग। कि हमारी मार्केट ने ब्रूटली अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप चाहे मई का महीना देखें या पिछले 1 साल का या 2 साल का डेटा देखें, और काफ़ी मार्केट्स हमसे ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, इवन एशिया में। ये क्यों हो रहा है और इस समय आपका नज़रिया क्या है? आपकी बात सही है अनुज। जो हम देखें कि इस साल जनवरी से अब तक इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली अमॉन्ग द बड़े मार्केट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें वी हैव बीन सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग। मतलब जनवरी से अब तक डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो हम लोग 11%, 11% गिरे हुए हैं, मार्केट गिरा हुआ है। और इंडोनेशिया जो अव्वल नंबर पे है वो है -38%। तो मतलब ये कोई श्रेय की बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि एफआईज इंडिया से लगातार बेच रहे हैं। इस साल का जो उनका सेलिंग है वो पिछले साल से भी बढ़ चुका है। $24 बिलियन का सेलिंग हो चुका है जनवरी से अब तक। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि $41 बिलियन का डोमेस्टिक बाइंग आया है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। और इसका ये मतलब है कि जो तीसरा आंकड़ा है इसमें, जो जो व्हाट आई कॉल द थर्ड लेग ऑफ द स्टूल, जो फैमिली ऑफिस है, एआईएफ्स है, पीएमएसएस है, और जो इन्वेस्टर्स इंडिया में डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट वाया म्यूचुअल फंड, नॉट वाया इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनकी संख्या जो है वो भी काफी बड़ी है, और वो जो नंबर है वो भी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जब जब एफआईज ये पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं, तो क्लियरली इट्स अ कॉज फॉर वरी। उसमें कई वजह है। नंबर वन, आप देखिए कि ताइवान अब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में नंबर वन हो चुका है वेटेज के प्रमाण से। अपना वेटेज जो सितंबर 2024 में करीबन 22% था, अब करीबन 12% हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। और मुझे लगता है कि एफआईज जो होम मार्केट में आप देखिए अमेरिका में, डॉलर रिटर्न जो आपको मिल रहा है वहां पे 15 से 18% डॉलर रिटर्न मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए कि अर्निंग्स ग्रोथ, S&P 500 जो जो अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है, S&P 500 का अर्निंग्स ग्रोथ इस साल के लिए भी 15 से 16% का एस्टिमेट, कंसेंसस एस्टिमेट है। तो वो जब इतने फोर्सेस आपके अगेंस्ट है, तो मुझे लगता है कि एफआई का सेलिंग और क्यों बेच रहे हैं, मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ सरप्राइज। जो आप या मैं अमेरिका में बैठे होते तो शायद इंडिया में इन्वेस्ट ना करते टुडे। लेकिन डज इंडिया होल्ड ग्रेट प्रॉमिस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और कुछ क्षेत्र है जो हम इंटरव्यू में बाद में बात करेंगे, वेयर वी बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिल पोटेंशियल। ओके गौतम सर, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ठीक है, हम उस सेक्टर्स पे आएंगे करके, बट जब आप कहते हैं कि इस वक्त चुनौती है और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको भारतीय मार्केट बिल्कुल भी, अगर आप देखें, आकर्षित नहीं लग रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट क्या हो गए इन मार्केट्स के लिए, आप क्या मानते हैं? और क्या टर्निंग एफआईएस के लिए टैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, या फिर आप अर्निंग्स की ही का रिवाइवल ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? आपका सवाल सही है कि टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। टर्निंग पॉइंट में मुझे लगता है दो तीन वजह हो सकती है। दो दो तीन रियल रीजंस फॉर फॉरेनर्स टू कम बैक। नंबर वन जो है, आपने जो सही फरमाया कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको पहले अबॉलिश करना पड़ेगा फॉरेनर्स के लिए। और आप देखिए विश्व में मोस्ट ऑफ द लार्ज मार्केट्स में फॉरेनर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है। हमारे मार्केट में फिर भी है, तो दैट विल बी स्टेप नंबर वन। दूसरा ये होगा कि जो अपनी करेंसी है, जिस करीबन 14% जनवरी 2025 से करीबन 13.5 से 14% डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वो करेंसी हैज टू स्टेबलाइज। इफ इट डज नॉट फॉल, स्टॉप फॉलिंग, तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। और तीसरी बात रही अर्निंग्स अर्निंग्स की। मुझे लगता है कि आने वाले करीबन 3 से 4 महीनों के लिए अर्निंग्स पे स्ट्रेस आएगा।
और उसकी वजह यही है कि जो ईरान और यूएस की जो लड़ाई चालू है, और उसमें ना तो इंडिया का कोई हाथ है, ना तो वी आर अ कोलैटरल डैमेज अनफॉर्चुनेटली टू दैट। बट सवाल ये है कि जब तक ये मामला खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन और महंगाई पे फोकस रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी देयर विल बी अ पुल बैक। सो अर्निंग्स ग्रोथ टू एक्सपेक्ट आने वाले 3 से 4 महीनों में रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ सीम्स डिफिकल्ट। ओके। अच्छा, गौतम जी, पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में आईटी में शानदार रिकवरी आई है। हालांकि उससे पहले हमने 3 साल के लोस भी देखे थे। इस समय आईटी पर अब आपका व्यू क्या बन रहा है, लार्ज कैप आईटी पर? या हम लोग करीबन पिछले 5 सालों से वी आर अंडरवेट आईटी, और उसकी वजह यही है कि आईटी इंडियन आईटी कंपनीज का एआई के साथ क्या जवाब है, और क्या मतलब हाउ आर दे गोइंग टू compete विद एआई, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जीसीसीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जिस तरह से हर महीने यहाँ पे अपनी ऑफिस खोल रहे हैं और 2, 3, 5, 10 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उन्हीं के कस्टमर इधर आके खुद ऑफिस खोल रहे हैं। तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट आ रहा है कि एक तो एआई का इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है कि आप खुद के कस्टमर यहाँ आके ऑफिस खोल रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो आपका उतना धंधा भी कम हो गया। तो वो इम्पैक्ट रहेगा। पिछले 10 दिन की जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो है कि जो जिस तरह से करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रांसलेटिंग डायरेक्ट पॉजिटिवली इनटू द इम्पैक्ट फॉर रूपी कन्वर्जन फॉर इंडियन आईटी कंपनीज एंड आल्सो एक्सपोर्टर्स। और दूसरी वजह ये है कि जिस तरह से कुछ चुनी हुई कंपनी, विप्रो का जो अनाउंसमेंट आया था कि दे हैव टाइड अप फॉर एआई इम्प्लीमेंटेशन एक फॉरेन की कंपनी के साथ, तो होप है कि ये हो सकता है शायद इंडियन आईटी कंपनीज आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से मार्केट को सबूत चाहिए या मार्केट को आश्वासन चाहिए कि एआई में इंडियन आईटी इज केपेबल ऑफ मेकिंग इनरोड्स, वो अब तक पूरी तरह से आया नहीं है। ओके, ठीक है। आईटी पर आपका ये एक क्लियर, अगर आप देखें, मैंडेट हमें मिल गया। अच्छा सर, आप अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जिनका आप जिक्र कर रहे थे। समहाउ अभी तक एक सेक्टर जिसको आप सिक्लिकल मानते हैं, जिसमें हम लोगों का पैसा बना है, अब तक सिक्योर है, दैट्स मेटल्स। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मीनवाइल जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी भी निफ्टी मेटल अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास है। आई मीन 1-2% का डाइवर्जेंस हो सकता है, बट आपका टेक मेटल्स पे क्या है? जो लोग इस वक्त मेटल कैरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सेंस बनता है? देखिए, मेटल में अभी भी लगता है मुझे कि रैली जारी रहेगी। हम लोग वैसे मेटल्स में सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बट जो मैं पढ़ता हूँ और जो रिपोर्ट्स में देखता हूँ, उसमें क्लियरली मेटल्स की रैली अभी भी खत्म नहीं हुई है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई थिंक आई वुडंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दैट। लेकिन जो सेक्टर अभी भी हमारी तरफ से जहाँ हमारा फोकस रहेगा, इट विल बी पावर, डेटा सेंटर, होटल्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एक्सपोर्टर्स। ओके, मेटल्स पे आपका टेक यहाँ पर, हालांकि ऐसे मेटल्स पे अगर आप देखें, आपके वर्ड्स काफ़ी तक रेस्ट्रिक्टेड रहे और बाकी दो थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसका आपने जिक्र किया। अच्छा सर, 1-2 थीम्स पे और आता हूँ जहाँ पे थोड़ा मार्केट सुधरा बीच में, जब जनवरी फरवरी में पोस्ट बजट ट्रेड डील होने के बाद कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छा पैसा बना के दिया। आई मीन एटलीस्ट वी आर इन द मनी, एटलीस्ट इन एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस, कुछ हद तक एएमसी स्टॉक्स पे भी। यहाँ पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि एएमसी स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू फ्लरिश, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पिछले करीबन 2 हफ्तों में मैंने 2 या 3 बड़े जो एएमसीज़ हैं उनके चीफ्स से मुलाकात की। उनसे बात हुई कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है यूएस और ईरान की वजह से, जो महंगाई, ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, उससे आपके इनफ्लोज में कोई फ़र्क पड़ा है? देयर इज़ नो इम्पैक्ट। तो लगातार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने पैसे आ रहे हैं, और
जो ये जो ट्रेंड जो चालू रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि एएमसीज़ के एयूएम में कुछ फ़र्क पड़ेगा। और जब तक एयूएम में फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि इनकम जनरेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ विल बी स्ट्रांग फॉर एएमसीज़। तो मुझे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम सो फार। अच्छा, मेरी तरफ से एक पॉसिबली आखिरी सवाल, क्या ये जो कच्चे तेल में इस तरीके का उबाल आया और उसके बाद जो हमने एक रिसेंट मूव देखा है ईवीज की तरफ या ईवी से रिलेटेड प्लेस की तरफ, ये क्या एक अच्छा प्ले है यहाँ से? ईवीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनमें कोई थीम्स है जो आप प्ले कर रहे हैं इस समय? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि आप गाड़ी के मामले में भी देखो, ईवीज़ के सेल्स आज की तारीख में भी लाइन लगी हुई है ईवीज़ की वजह से, ईवी खरीदने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो कंपनीज़ है, टाटा है, महिंद्रा है, जहाँ पे ईवी पे उनका फ़ोकस है, तो मुझे लगता है दोज़ कंपनीज़ विल डू वेल और डिमांड विल बी वेरी स्ट्रांग अंटिल ऑयल डज़न्ट कम डाउन टू करीबन 75 या 70 से $75 तक ऑयल वापस नहीं आता है, और हमारी सरकार ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम और डीज़ल के दाम कम करे। जो कम नहीं होंगे, और जो पेट्रोल पंप की जो बात कर रहा हूँ, जो पंप प्राइसेज़ पे जो जो ₹8 की इंक्रीज़ हुआ है, और भी शायद इंक्रीज़ आएगा। जब तक वो पंप पे जो प्राइस डज़न्ट कम डाउन, मुझे लगता है कि ईवी पे देयर विल बी अ ह्यूज फोकस। एंड जो हमारे चैनल चेक्स है, वो बता रहे हैं कि हर एक जगह पे ईवीज़ पे अभी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया है। चलिए, गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। आगे